पता नहीं आप लोगों को पता है नहीं पता, लेकिन चार्ली कर्क कभी ना कभी आपने ना रील्स में या किसी न किसी वीडियो में जरूर देख लिया होगा इनको। भाई बंदा बहुत ही ब्रिलियंट आदमी था, 31 साल का था सिर्फ, और किसी यूएस की यूनिवर्सिटी में असैसिनेशन हो गया इनका, मतलब गोली मार दी किसी ने। पुलिस अभी तक ढूंढ ही रही है किसने गोली मारी। और आयरनी देखो आपके, पता नहीं आप जानते नहीं जानते, हालांकि सही बताऊं तो नाम से मैं भी नहीं जानता था, मैं भी चेहरे से जानता था। और ऐसा हो जाता है कि फैमिलियर नाम नहीं होते तो कई बार हमें पता नहीं चल पाता। तो जब मेरे को ये न्यूज़ मिली तो मेरे को बड़ा ही यार अजीब सा फील हुआ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी थी और चार्ली कर्क के बारे में मैंने अच्छी खासी मतलब उनकी जानकारी भी ली थी। वो होता है ना कि नाम स्लिप कर जाता है बाद में, क्योंकि फैमिलियर नेम्स नहीं होते। इनकी एक इंटरव्यू है, वीडियो है, जिसमें ये जो अमेरिका के अंदर एक गन कल्चर है, ये आपको पता होगा। और अमेरिका में ना मतलब यूएसए में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में वहाँ की आप गन रख सकते हो, कोई इलीगल नहीं है, खरीद सकते हो और यूज कर सकते, यूज तो नहीं कर सकते, यूज के अलग रूल्स हैं, लेकिन रख सकते हो आप अपने डिफेंस के लिए कह लो, या फिर सेकंड अमेंडमेंट है उनका, यूएसए का एक सेकंड अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी समझाऊंगा मैं। तो उसके तहत आप गन रख सकते हो। और जो कंजर्वेटिव्स होते हैं ना, जो ट्रम्प वाली पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसी को सपोर्ट करते थे ये भी, चार्ली कर्क। और ये गन कल्चर को भी डिफेंड करते थे, गन कल्चर को नहीं लेकिन गन रखने के जो हक है उस हक को ये डिफेंड करते थे, और इनका इंटरव्यू भी है उसको डिफेंड करते हुए। I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. तो अजीब ही है मतलब लाइफ के, जिस चीज को आप डिफेंड कर रहे हो उसी की वजह से आपको, क्योंकि गन कल्चर है तो हर किसी के हाथ में गन आ जाती है, तो किसी का दिमाग सनका और उसने कुछ कर दिया। कितना इजी हो जाता है ये सारी चीजें करना। और अमेरिका का जो गन कल्चर है ना, ये जैसे लोगों को ना, मेरे को लगा कि चलो ये समझा देता हूँ मैं लोगों को, कि लोगों को पता नहीं है अमेरिका एक्चुअली कैसे बना, क्या है। अमेरिकन जो है ना, वो अमेरिका की लैंड के नहीं है, यूएसए के, वो एक्चुअली या तो ब्रिटिशर्स हैं या फिर बाकी के जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, जर्मनी, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और बाकी कंट्रीज जो है, वहाँ सबसे, वहाँ उन यूरोपियन कंट्रीज से माइग्रेट करे हुए लोग हैं। स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स वहाँ पे माइग्रेट करे थे सबसे पहले, ब्रिटिशर्स। और जो यूके है ना, यूके में जो कंट्रीज पड़ते हैं, ब्रिटेन और आपका वेल्स और ये आयरलैंड वगैरह, तो ये सबसे पहले मूव करे थे। यही रीजन है कि जो अमेरिका है वो इंग्लिश बोलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोग वहाँ पे माइग्रेट करे थे उनकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। अमेरिका के जो असली लोग थे वो इंडिजिनस लोग थे, ठीक है, इंडियंस जिनको बोल देते हैं। और उनकी पॉपुलेशन तो खैर आज के टाइम पे मेरे को लगता है 1-2% से ज्यादा है नहीं, 2-4% से ज्यादा। अमेरिका में जो आए हुए लोग हैं वो बाहर के लोग हैं। लेकिन इसी के पीछे कहानी है कि गन कल्चर कहाँ से शुरू हुआ था अमेरिका का। दरअसल जब ये ब्रिटिशर्स वगैरह आए और यूरोप के बहुत सारे लोग आए ना, माइग्रेट करा, उन्होंने कॉलोनीज बना ली। तो अमेरिका में ऐसा तो कुछ था नहीं कि भाई राजा हैं या राजा महाराजा हैं। तो जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने इंडिजिनस पीपल जो यहाँ पे लोकल थे अमेरिका के, उनसे लड़ाई वड़ाई करी, युद्ध करा और उन्हें धकेल दिया वेस्ट की साइड। यूरोप के पास पड़ता है ईस्ट कोस्ट, मतलब यूएसए का, वहां वो रहने लगे। उन्होंने वहां पे अपनी कॉलोनीज सेटल कर दी। और धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ कि ये 1500 की बात है, 1500, 1550, 1600 के बाद जब 1700 के आसपास आ गए ना, तो 200 साल बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो 200 साल में क्या हुआ अमेरिका के अंदर कि जो लोग पहले से वहां पे आ चुके थे उन पे रूल कौन करता था? ब्रिटिशर्स या फिर फ्रेंच या जो भी पर्टिकुलर कॉलोनीज का जहां पे भी कंट्रोल था, तो वो एम्पायर रूल करता था। वहां के ब्रिटिश एम्पायर रूल कर रहा है भाई, रानी राजा जो भी हैं, और ऐसे ही फ्रेंच कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब क्या होता है ना कि 200 साल में आप कई जनरेशन निकल जाती हैं, 7-8 जनरेशन निकल जाती हैं। तो 7-8 जनरेशन जब अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं तो उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो चुकी है, उनका कल्चर डिफरेंट हो चुका है। और उनको इस बात का गुस्सा आने लग गया कि भाई ब्रिटिशर्स वहां से, यूके से क्यों हमें रूल सिखा रहे हैं, वहां से हम पे कैसे रूल कर सकते हैं? वो यहाँ की मिट्टी में ये सोए हैं, यहाँ की मिट्टी में रोटी खाई है, यहाँ पे क्या करा है? तो वो जो उनका गुस्सा था, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो वहां पे रहने वाले कॉलोनिस्ट्स थे जो पहले आए थे, उन्होंने हथियार उठाने शुरू कर दिए। और हथियार उठा के उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश आर्मी और ब्रिटिश एम्पायर को हटा दिया वहां से। इसे ही बोलते हैं मतलब यूएसए का इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस डे है उनका। तो वो हट गए, वहां से चले गए, यूएसए सेटल डाउन हो गया। और वहां पे हुआ क्या कि जब इतनी सारी डिफरेंट कल्चर के लोग वहां पे ऑलरेडी आ गए थे, जिनका ओरिजिनल कल्चर भी वहां का नहीं था अमेरिका का, लेकिन 8 जनरेशन निकल गई सपोज करो, तो इन सब ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद ये सेकंड अमेंडमेंट में ये डला ये चीज कि हर कोई अपने वेपन्स रख सकता है और हर कोई अपना प्रोटेक्शन कर सकता है। इसका रीजन ये था कि भाई वो नहीं चाहते थे कि कोई और आर्मी आए, ब्रिटिश आर्मी हो, फ्रेंच आर्मी हो, कोई भी आर्मी हो, सारे आर्मी जो पावरफुल हो जाती है वो दूसरों को दबाने की कोशिश करती है। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी आर्मी आए, इसलिए सब जो है वो हथियार रख सकते हैं, सब अपने हिसाब से जियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां से लेके आज तक यूएसए में ये गन कल्चर है, ये चलता हुआ आ रहा है और इसको रोक नहीं पाते। इसका रीजन ये है कि लोग वहां के ये मानते हैं, क्योंकि इतने सारे कल्चर्स हो गए, कि भाई हम जो अपना प्रोटेक्शन है वो खुद करेंगे और हम कर सकते हैं। कल को अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करे, हीरो बनने की कोशिश करे, तो हमारे पास वेपन्स होने चाहिए। हालांकि ये वाजिब नहीं बैठती आज के टाइम में बात, क्योंकि यूएस आर्मी अगर कोई डिसीजन लेना चाहेगी या गवर्नमेंट, तो आपके हथियार काम नहीं आएंगे, सिविलियंस के हथियार, ठीक है। वो जो डिसीजन लेंगे वो ले लेंगे, वो ले सकते हैं,
किसी को भी अरेस्ट करना है वो कर लेंगे। तो आज वो वाजिब नहीं बैठते, लेकिन आज वो पॉलिटिकल बहस बन चुकी है कंजर्वेटिव्स और डेमोक्रेट्स के बीच में। तो कंजर्वेटिव्स वो हैं जो ये चाहते हैं कि भाई गन कल्चर, जो मतलब ये मानते हैं कि भाई रिलीजियस होना चाहिए इंसान को, और फैमिली स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक फैमिली वैल्यूज होनी चाहिए, मॉम डैड इंपॉर्टेंट होते हैं, शादियों का स्ट्रक्चर होता है, शादी एक बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट है, और ये सारी चीजें मानते हैं। जो डेमोक्रेट्स हैं वो किस आइडियोलॉजी को फॉरवर्ड करते हैं कि भाई प्रोग्रेसिव होना चाहिए इंसान को, आगे की सोचो, LGBTQ राइट्स, फेमिनिज्म, और जितने भी ये नई नई चीजें आई थी ना जिसमें धीरे धीरे बाद में वो वाला कॉन्सेप्ट ऐड हो गया था, वो डेमोक्रेट्स की फॉलो करने का तरीका है, उनकी आइडियोलॉजी है। हुआ क्या, अब ये कहानी सुनना आप चार्ली कर्क के उठने की। To revive your birthright. कि चार्ली कर्क मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है। अब हुआ क्या कि यूएसए की हिस्ट्री में ना, जैसे इन दोनों की ही पावर आती है, चाहे डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों, ठीक है। अब 2001 में ये आपको पता है 9/11 हुआ था, ठीक है। और 9/11 के बाद में ना रिपब्लिकन्स को बढ़िया वोट डले थे। रिपब्लिकन्स कौन होते हैं? कंजर्वेटिव्स, मतलब जो नेशन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट की बातें करता है। तो उनकी गवर्नमेंट आई और उन्होंने क्या किया कि भाई अफ़गानिस्तान में रेड मारी, ओसामा बिन लादेन को ढूंढो, अलकायदा को न्यूट्रलाइज़ करो या जो करने की कोशिश करो। टेररिस्ट पे उन्होंने अच्छा खासा मतलब कोशिश करी कि उनको दबाने की कोशिश करी, उन्हें ढूंढने की कोशिश करी। उनका बढ़िया टाइम चला, ठीक है। लेकिन फिर सद्दाम हुसैन वाला इंसिडेंट आ गया 2003, 2004, 2006 तक वो चला, ठीक है, कैप्चरिंग और ये सारा कुछ। फिर उसके बाद में ट्रायल वगैरह भी चला यूएसए के अंदर। तो सद्दाम हुसैन वाला जो इंसिडेंट था ना, उससे अमेरिका में बहुत बड़ा गुस्सा फैला था कि तुमने इराक पे इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, अटैक कर दिया, और ये बोल के करा कि इराक में जो है वो सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स टाइप ऑफ वेपन्स, केमिकल वेपन्स, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। सद्दाम हुसैन पे ऐसा कुछ निकला नहीं। तो लोगों में गुस्सा आ गया कि तुमने ऐसे ही उन पे जाके अटैक कर दिया, इतने लोग शहीद हो गए। और अपने भी तो सोल्जर शहीद होते हैं ना, जब वॉर होता है तो वॉर ही होता है, अपने भी तो सोल्जर शहीद होते हैं। तो ये सारा कुछ इतना तुमने कर दिया, तो रिपब्लिकन्स के अगेंस्ट हेट हो गई थी। उसके बाद आए थे बराक ओबामा। Before the 2004 Democratic National Convention, most Americans had never heard of Barack Obama. बराक ओबामा का टाइम चला था 2009 से लेकर 2017 तक। और जब ये 2009 से 2017 का तक चला ना, तो इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अमेरिका की चेंज हुई थी। क्योंकि जो लिबरल या फिर यूँ मान लो डेमोक्रेट्स की जो पॉलिटिकल पार्टी रूल करने आई, तो डेमोक्रेट्स ने एक नया पॉलिटिकल कैंपेन शुरू करा था यूथ के अंदर घुसने का। अब उनका जो मेथडोलॉजी थी वो ये थी कि यूथ के अंदर घुसेंगे, उसके लिए जो कैंपेन्स थे वो क्या थे? LGBTQ राइट्स, जेंडर, जो मर्जी आपका जेंडर हो सकता है, वो काइंड ऑफ थिंग्स, फेमिनिज्म, मैरिजेस आर नॉट नेसेसरी, मैरिजेस कोई ज़रूरी नहीं है, मैरिज होना भी कोई ज़रूरी नहीं है, और गन, मतलब एंटी गन, कि गन्स नहीं होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव समाज में गन्स की कोई ज़रूरत नहीं है, लिबरल समाज में the Second Amendment or traditions of gun ownership. किसी एक बंदे के पास गन नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो जब इनका ये पूरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था तो ये यूथ के अंदर घुसे थे। अब ये LGBTQ वगैरह हमने भी सुना है कि हमारे भी यूनिवर्सिटीज़ में या इसमें भी अच्छा खासा इनके जो कैंपेन्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें चलनी शुरू हुई डेमोक्रेट्स के सपोर्ट में, तो पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेजर तरीके से पहली बार ऐसा हुआ था कि भाई यूथ के अंदर जो है पॉलिटिकली एक्टिव हो रही थी चीज़ें, और डेमोक्रेट्स जो है वो एक जगह बना रहे थे जहाँ कंजर्वेटिव्स की कोई पहचान ही नहीं थी। एक तो पहली बात तो पावर में थे, बराक ओबामा के टाइम में पावर में थे डेमोक्रेट्स। दूसरा, ये जो अपने कंजर्वेटिव्स हैं इनको तो वैक्यूम हो गया, इनके पास तो यूथ का सपोर्ट ही नहीं है। और यूनिवर्सिटीज़ में एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स थे वो LGBTQ राइट्स के खिलाफ बोलना, जेंडर के खिलाफ बोलना प्रेफर भी नहीं करते थे, अगर वो ना सोचते हो इसके सपोर्ट में तो भी, क्योंकि उनको लगता था कि ये कूल नहीं है, जो वो स्टूडेंट्स हैं वो कूल है और हम कूल नहीं है, और कहीं ना कहीं हमें यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट कर देगी। और होता भी था, मतलब अगर आप जैसे एक चीज़ सोच के देखो यार, LGBTQ राइट्स वाली जो चीज़ है वो एक तरीके से चेंज इन द सोसाइटी है, और जब चेंज इन द सोसाइटी होता है तो उसमें हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई पुराने हज़ारों साल से कोई चीज़ चली आ रही है तो तुम किसी की भावनाओं को आहत मत करो। कोई चेंज कर रहे हो तो हर किसी का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन ये चीज़ देखी गई कि भाई कोई बोल नहीं सकता जो इस चीज़ के खिलाफ, इन कैंपेन्स के खिलाफ। अगर कोई बोलेगा तो उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, या उसको मजाक उड़ाई जाएगी उसकी। ये चीज़ जब होती रही बहुत लंबे टाइम तक, बराक ओबामा के टाइम पे, और कंजर्वेटिव्स के पास यूथ को अपनी तरफ खींचने का तरीका नहीं था। यूथ जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ जा रही थी क्लियर कट। और ये एक्चुअल में ग्रोइंग अप जो एज होती है ना, इसमें होता भी है। ग्रोइंग अप एज क्या होती है कि चेंज करना है, कुछ ना कुछ चेंज करना है, खून में गर्मी बहुत होती है, और प्रोग्रेसिव होना है, और कुछ नया सोचना है, गवर्नमेंट के खिलाफ काम करना है, एंटी गवर्नमेंट होना है। फैमिली वैल्यूज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब अगर टीनेजर्स में जाओगे तो फैमिली से तो उनका अलग ही टाइप का एक गुस्सा रहता है। तो
यहाँ पे चार्ली कर्क जो है ना वो इंसान निकल के आया था। ऐसे तो वैसे और भी आए होंगे, लेकिन चार्ली कर्क वन ऑफ द मोस्ट फेमस और इम्पोर्टेंट बंदा था जो बाहर निकल के आया और उसने बोला कि भाई तुम जो है पूरी यूनिवर्सिटीज जो है वो लिबरल वैल्यूज और लिबरल जो कैंपेन्स हैं, आइडियोलॉजी है, उसकी तरफ बायोस्ड हो तुम कंजर्वेटिव्स की कुछ भी नहीं सुनते। और पहली बार जब 18 साल के चार्ली कर्क हुआ था, उसने तो एक आर्टिकल लिखा था और इतना सही आर्टिकल लिखा था कि वो कंजर्वेटिव मीडिया और कंजर्वेटिव पीपल में बहुत वायरल हुआ। और जो यूनिवर्सिटीज में कंजर्वेटिव लोग थे ना, जिनको देख के बुरा लगता था कि भाई LGBTQ राइट्स के लिए तुम इतना ज्यादा कैंपेन्स करते हो, इतना वो करते हो, तुमने किसी की मर्जी पूछी, मतलब हम एक्सेप्ट करें ना करें हमारे ओपिनियंस मैटर नहीं करते। वहां से उनका भी जो स्टूडेंट्स थे ना, जिनको डर रहता था कि भाई हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, उनकी भी आवाज बुलंद होने लग गई। फिर जो चार्ली कर्क है उसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी खोल ली, TPUSA, टर्निंग पॉइंट। और ये तो वीडियोस में देखा होगा आपने कि यूनिवर्सिटीज़ में जाना, वहाँ जाके स्टूडेंट से बात करना, ग्रुप्स बनाना और कंजर्वेटिव वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंट बताना कि भाई रिलीजियस होना चाहिए इंसान, मतलब होना या नहीं होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिलीजियस वैल्यूज़ का रेस्पेक्ट करना चाहिए और क्रिश्चियनिटी को मानो। सेकंड, फिर ये फैमिली स्ट्रक्चर होता है एक चीज़, फैमिली का रेस्पेक्ट करना चाहिए। यूथ में पहली बार ऐसा बंदा आया था जो कंजर्वेटिव वैल्यूज को रेस्पेक्ट कर रहा था और फिर उसको तगड़े तरीके का सपोर्ट मिलने लग गया। एक तो पहली चीज तो ये है कि कंजर्वेटिव्स की तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो रही थी धीरे धीरे, अगर यूथ में डेमोक्रेट्स घुस गए तो कंजर्वेटिव्स ने जब चार्ली कर्क को देखा तो तगड़े लेवल पे फंडिंग करी या हेल्प करी उसकी। इवन जो ट्रम्प है उन्होंने भी काफी तारीफ करी है चार्ली कर्क की पास्ट में और व्हाइट हाउस में इन्वाइट भी करा है उनको। तो चार्ली कर्क का बहुत सही सीन चल रहा था कि कंजर्वेटिव वैल्यूज को पुश करने का, लेकिन बात वही होती है अब एक लेवल पे आके हर कोई कुछ ना कुछ तो गलत करता ही है। मतलब गलत करता क्या है, मतलब उसकी जो उसे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब जैसे आप कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट कर रहे हो तो आपको गन कल्चर को भी सपोर्ट करना पड़ेगा जो कि कंजर्वेटिव्स के अपने कैंपेन में आता है। हालांकि उसको सपोर्ट करना कोई सेंस नहीं बनता है आज की डेट में, लेकिन चार्ली कर्क जो है उसको भी डिफेंड कर रहे थे कि वो सेकंड अमेंडमेंट का हिस्सा है और अगर हम उसे चेंज कर देंगे तो हम इंसान के हक को छीन रहे हैं जो एक अमेरिकन के हक थे, जो कि सेंस नहीं करता। क्योंकि गन्स अगर हाथों में ऐसे डोल रही है ना तो किसका दिमाग कब खिसक जाए कोई भरोसा नहीं है। और यही रीजन है कि मतलब ये इंसिडेंट हो गया असैसिनेशन वाला, और ऐसे कई मल्टीपल इंसिडेंट्स हो चुके हैं। सूनर और लेटर कंजर्वेटिव्स अपने आइडियोलॉजी को लेके कितने भी सीरियस हों, लेकिन उन्हें फाइनली इस गन कल्चर के खिलाफ उन्हें भी समझना पड़ेगा और यूएसए को भी इस चीज के लिए चेंज होना पड़ेगा, चाहे आज चाहे कल। क्योंकि भाई कहने को हम कह सकते हैं कि भाई गन्स तो जिसको लेनी है वो ले ही सकता है, इलीगली भी ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी चीज को इलीगल कर देते हो ना तो उसका कंजम्पशन हमेशा कम ही होता है। होता क्या है ना कि हम उदाहरण देने लग जाते हैं कि भाई फलाना जगह पे दारू बैन है, लेकिन दारू मिल जाती है, मिल तो जाती है लेकिन उसकी जो सेल है वो कम हो जाती है। वो बड़े जब आप जूम आउट करके पिक्चर को देखते हो तो पता चलता है कि भाई उसके रेशियोज, उसका यूजेज और उसके जो डेटा है ना वो कम हो चुका है, उसका कंजम्पशन कम हो चुका है। और अगर आप खुला छोड़ दोगे तो फिर तो भाई साहब एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज कैरिंग अ वेपन, और ये बहुत बड़ा इशू है।